नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जो एक डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं और योगा टीचर हैं, मतलब नेशनल योगा टीचर हैं। उनका नाम है डॉक्टर नीता रानी। आपने डॉक्टरेट की है वाटर एंड पॉल्यूशन रिसर्च पर और आप एक पूरे देश में एक बड़ी योगा टीचर हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स को आप ट्रेनिंग देती हैं और आज योग दिवस के मौके पर आज वो हमारे साथ हैं और हम आज जानेंगे इस प्रोग्राम में उनके जीवन की यात्रा और उनका जो योग का जो सफ़र रहा है, योग में कितनी ताकत है और योग एक गंभीर बीमारी को भी योग करने से ठीक कर सकता है। उन सब तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे देश में योग प्राचीन काल से है, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति से वो चीज़ निकल जाने की वजह से आज हमारे घर घर में सभी लोग बीमार हैं। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। अगर योग करें सब लोग तो वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। उन सब तमाम बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर नीता, जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं। तो नीता जी नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? जी अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप देश और समाज के लिए एक इतना बड़ा कार्य कर रही हैं कि जिससे हमारे देश की जो जनरेशन है, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, उनकी पूरी जो लाइफ स्टाइल है वो ख़राब हो चुकी है जी। और उसका रीज़न है अज्ञानता, शारीरिक परिस्थिति, खान पान, फिजिकल एक्टिविटी। इन सब चीज़ों की वजह से पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका है, बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। तो एक तो आप हमें अपना जो है परिचय दें कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो आप हमारे दर्शकों को एक बार अपने बारे में बताएं और फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आपका अपना नाम, आप अपना बेसिकली कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें एक बार थोड़ा सा बताइए। दर्शकों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैडम फॉरेन रिटर्न है, मैक्सिको और दूसरी कंट्री कौन सी थी? शिकागो। वहाँ आप करीब 7 से 8 साल रही हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड TCS में वर्किंग थे। आप उन्हीं के साथ विदेश में रही हैं। तो आपने दुनिया भी घूमी है और देश भी घूमा है। तो मैम, आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को एक बार दे दें। नमस्कार। ओम। मैं डॉक्टर नीता रानी यहाँ एजुकेशन डिग्री से नहीं, बेसिकली एजुकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से होती है, उसको किस तरह से हम संभाल पाते हैं और उस प्रॉब्लम को संभालना और मैनेजमेंट ही योग है। ये मैंने अपने ऊपर गुजरी हुई परिस्थितियों को झेलने के बाद सोचा कि मेरी सारी डिग्री एक तरफ है और योग करने के बाद, योग की डिग्रियां लेने के बाद जो हम अपने डे टू डे लाइफ में, अपने परिवार में फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली अपने समाज में। मैम, ये ना अभी हम लोग बात करेंगे उसकी। अभी आप हमें बताइए कि आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं रांची से हूँ। रांची, झारखंड से? झारखंड। आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? प्रारंभिक एजुकेशन जो? मेरी प्रारंभिक एजुकेशन रांची से हुई। मैं उर्सुलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल रांची से 10th तक पढ़ी। तो आप CBSE पैटर्न पे ही आपने? मेरा बिहार बोर्ड से उस टाइम में बिहार बोर्ड एग्जाम्स हुआ करते थे। ओके। तो 1988 में मैंने बोर्ड एग्जाम दिया, 10th पास जी। एंड आफ्टर दैट ISC से फिर आपका बोर्ड चेंज हो गया था, ISC में आ गई थी? हाँ, फिर हम इंटरमीडिएट बोर्ड में आ गए। ओके। 2 साल का
इंटरमीडिएट बोर्ड हो गया। ठीक है। उसके बाद मैंने रांची यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में ऑनर्स किया। जूलॉजी में? हाँ, अरे, जीव विज्ञान में। अच्छा। सो 91 to 93 हमारा ग्रेजुएशन इन जूलॉजी हुआ, एंड आफ्टर दैट आई डिड द एमएससी इन zoology with special paper in ecology। इकोलॉजी और आप जूलॉजी दोनों हुआ। मैं आपने एमएससी किया? मैंने एमएससी फिनिश किया। ओके। इस बीच मेरी शादी हो गई 96 में, उसके बाद मैंने एमएससी तो शादी कहाँ हुई आपकी? शादी मेरी हुई जमशेदपुर। अच्छा, तो आपके जो हस्बैंड हैं जी, वो उसी टाइम वर्किंग थे या शादी के बाद वर्किंग हुए? नहीं, वो पहले से काम कर रहे थे। किसमें? वो टीसीएस में थे? टीसीएस में काम कर रहे थे। फिर हमारी शादी हुई। शादी आपकी 96 में हुई? 96 में मेरी शादी। ओके, तो उसके बाद आगे की जर्नी कैसे? उसके बाद आगे की जर्नी ये हुई कि 96 के अप्रैल में हमारी शादी हुई और 96 में ही मैं मेक्सिको सिटी चली गई। अच्छा, मेक्सिको चली गई आप? हाँ। ओके। उसके बाद फिर हम 99 में वापस लौटे, एंड अगेन हमें जाना पड़ गया यूएसए। ओके। वहाँ आरएम बन करके, बीआरएम बन करके मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग हुआ टीसीएस के थ्रू डेपुटेशन में। जी। फिर 2000 में हमारा लड़का हुआ, और हम लड़का को जन्म देने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए कितने बच्चे हैं यहाँ पर? इंडिया आ गई। कितने बच्चे हैं आपके पास? एक ही बेटा है। ओके, तो 2000 में बेटा हुआ? हाँ, मैं इंडिया आके उसका बर्थ हुआ। फिर मैं यूएसए चली गई। ओके। फिर 2005 में जब वो नर्सरी के लायक हुआ, तो वहाँ वो अंग्रेज होने लग गया। अच्छा। तो he started rectifying and telling me, Mom, why you speak like that? It should be spoken like this, like that, like. ओह, ये तो मुझे समझाता है। ये 10 साल का हो जाएगा तो मुझे पहचानेगा ही नहीं। तो मैंने बोला कि अब हम चलिए इंडिया जाएंगे। हम इंडिया में ही इंडियन बच्चा, इंडियन कल्चर में ही हम लोग कर सकते हैं। और हम विदेशी तो किसी भी समय हाय हेलो बोलना बहुत आसान होता है। हम चले आए। उसके बाद आज मेरा बेटा कनाडा में पढ़ रहा है। पढ़ने के लिए भी आपने फॉरेन ही भेज दिया उसको? वो फॉरेन ही का यूनिवर्सिटी पास कर गया। अच्छा, मतलब आपको ये था कि एक पर्टिकुलर 12th तक अपना यहाँ इंडिया में पढ़ाए, उसके बाद जब मैच्योर हो जाए फिर आप फॉरेन जाए, कहीं भी जाए, आपकी सोच रही होगी, ताकि उसे ये समझ में आए कि हमारा कल्चर क्या है। कल्चर क्या है, हमारे देश की क्या क्या विशेषताएं हैं, वहाँ का किस तरीके की। इट वाज वेरी पेनफुल व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग हनुमान जी एज अ मंकी गॉड। देन आई सेड कि हनुमान जी बोलो बेटा, नहीं, ही इज मंकी। देन आई सेड चलो अब तुमको घर ही ले चलते हैं। अच्छा, फिर आप इंडिया शिफ्ट हो गए? इंडिया आ गए। अच्छा, उसके बाद फिर आपने डॉक्टरेट रिसर्च जो की पॉलिटी, उसमें अपना वाटर एंड पोल्यूशन में। हाँ, तो उसमें रिसर्च कब की आपने? रिसर्च मैंने, मेरे बेटे का जन्म का 2 साल हो गया। 2 साल मेरी माँ का डेथ हुआ था। ओके। तो मैं रांची गई हुई थी, तो वहाँ पर एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ने निकाल रखा था कि जो एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे उनका पीएचडी में एनरोलमेंट होगा जी। और अगस्त के समय की बात थी। और अगस्त में मैंने एग्ज़ाम दिया और यूनिवर्सिटी बोली कि अगले साल फरवरी में इसका रिज़ल्ट निकलेगा। ओके। तो मैं एग्ज़ाम दे के चली गई। फरवरी में पास हो गए हम। मेरे पापा वहाँ। आप टैलेंटेड स्टूडेंट थी अपने टाइम में? मैं शुरू से टॉप ही करती थी। अच्छा, टॉप ही करती थी। मतलब टॉप रहता था जिस भी क्लास में आप रही? हाँ। ओके। और एक चीज में मेरी शिकायत बहुत थी। आई वॉज वेरी मच टॉकेटिव। तो टीचर लिख के भेजती थी वेरी टॉकेटिव, वेरी टॉकेटिव। कई बार तो सजा मिल जाती थी, जाओ बाहर खड़े रहो। तो बुरा भी लगता था, लेकिन क्या कहें, आई वाज वेरी। डॉक्टर बनने के बाद जब आपने रिसर्च प्रोफेसर आप बन गई, तो फिर आपने टीचिंग या मतलब लेक्चरर, प्रोफेसर के लिए, जॉब के लिए कहीं अप्लाई नहीं किया? हाँ, हंसराज कॉलेज दिल्ली। अच्छा, मुझे वहाँ जाके ज्वाइनिंग थी। ओके। एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन हंसराज कॉलेज। वो कॉल लेटर मेरे पास आज भी है। अरे, तो हंसराज कॉलेज तो अपने आप में डीयू का बड़ा शानदार कॉलेज है। It was 2009 when I applied
एंड देन मेरा बेटा मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में पढ़ता था। Okay. तो वो गर्मी छुट्टी में घर आया हुआ था। इट्स अ रेजिडेंशियल स्कूल, इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल। जी जी जी। तो उसने बोला कि मम्मा जब मैं घर आऊँगा तो पापा तो नहीं मिलते हैं, तुम भी नहीं रहोगी, हाँ। तो मैं किसके लिए घर आऊँगा? हाँ। Then I was having two things in hand. Either I will lose my son and got the money and the profession, हाँ। or I will get the profession and the money, or I will lose that and get my son. फाइनेंशियल तो कोई प्रॉब्लम आपको थी नहीं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई नहीं थी। हाँ, तो सेंटिमेंटल चीजें ही होती हैं, वही तो आपने अच्छा सबने मुझे आइडिया दिया कि यू ज्वाइन। किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप ज्वाइन मत कीजिए, कि बच्चे के कारण तुम ज्वाइन मत करो। हाँ। लेकिन मेरी आदत है, मैं हमेशा अपने सुनती सबकी करती है, डिसीजन मेकिंग अपनी रहती है, अपना रहता है। मैंने बोला नो, आई विल नॉट ज्वाइन। सिर्फ मुझे ज्वाइनिंग देनी थी सर, बहुत अच्छी सैलरी थी। ओके, हाँ बिल्कुल, वो तो अच्छी सैलरी। और सब लोगों ने बोला कि देखना इतना बड़ा गलती कर रही है। मैंने सोचा, बीच बीच में जीवन में उतार चढ़ाव आता है, तो मैंने सोचा कि गलती कर गए, मुझे वो जॉब छोड़ना नहीं चाहिए था। फिर कभी लगता था अच्छा कर गए। हाँ, वो तो चीजें थोड़ा सा कंडीशंस होती हैं, इस तरीके से चलता रहता है। बट नाउ व्हेन माय सन इज 22, yes, and when he was 20 years old, and he told me that mama, I know due to me you left your career, I cannot forget। नहीं, अगर वो इस चीज को महसूस करता है, महसूस किया। मुझे मेरी सर्टिफिकेट उस दिन मिली थी सर, उसी दिन मिली नहीं, थी। बिल्कुल। ये देखिए, लाइफ में हम लोग बच्चे, मदर, फादर, ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ये ना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इनके बिना अगर वो सेंटीमेंट नहीं होंगे तो फिर लाइफ का मतलब क्या रहेगा। अभी ये बच्चा जब आप और ओल्ड हो जाएंगे तो उस चीज़ को महसूस करेगा कि यार मेरे मदर फादर ने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया। अब आपको जब उनकी ज़रूरत होगी तो वो उस चीज़ को फील करेगा, और फील करने के बाद ये कहेगा कि जब मुझे माँ बाप की ज़रूरत थी तो माँ बाप मेरे साथ खड़े थे, लेकिन आज उन्हें मेरी ज़रूरत है, तो चाहे मुझे अपना कैरियर भी पीछे करना पड़े लेकिन मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। ये संस्कार हैं, ये हम लोग अपने परिवार में अपनी जनरेशन को देते हैं, और ये ही देश का, भारत का कल्चर रहा है। तो इसमें आपने ये बहुत शानदार आपका डिसीजन रहा। अच्छा, अब ये बताइए कि चलिए जॉब आपका हंसराज कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, उसके बाद फिर ये योग का जो आपका आगमन आपकी लाइफ में कैसे हुआ, उसका आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मतलब हाँ, मैं ये बात बताना चाहूँगी, जब मैं हंसराज कॉलेज को ज्वाइन नहीं की, जी, then I become a normal housewife and doing the household work, that's all. But sometimes being a lady, I would like to say कि when you are highly qualified, you feel some emptiness inside you कि मैं कुछ करूं, क्या करें। तो वो जो दिमाग में हॉन्ट करता रहता था दिन भर, मैंने सोचा कुछ ऐसा काम करते हैं जो जब बच्चा उतरेगा आएगा तो मैं घर में रहूं, और जब वो चला जाएगा तो मैं वो काम करूं। ऐसा फ्लेक्सिबल काम कौन सा हो सकता है। देन आई स्टार्टेड अ बुटीक इन नोएडा इन द नेम ऑफ रानी बुटीक। My name is Neeta Rani, so I started Rani Boutique, and you know, after 2 years, इधर इंट्रैक्शन रखिए मेरी तरफ ही। After 2 years, what happened? कि I was started knowing as designer Rani. अच्छा, आप मतलब उसमें बुटीक्स का काम भी किया, डिजाइनिंग, कपड़ा, ये गाउन, डिजाइनर ब्लाउजेस, सूट्स। But tell you the truth that I have not done any fashion designing course. Even I don't know to run the machine. आपने मतलब उस टाइप का कोई कोर्स नहीं किया था? कुछ नहीं किया, मुझे सुई भी चलानी नहीं आती, ये कह सकते हैं। And I very successfully for 13 years. अच्छा, 13 साल आपने ये काम किया? ये काम किया,
और नोएडा में शॉपरिक्स मॉल है, वहाँ मेरी दुकान थी जी। और मैं उसको बड़ा लेविशली चलाई। ओके। एंड एवरीबडी वाज सो प्राउड कि कहाँ कपड़े सिलाते हो, तो रानी बुटीक में। मेरा पेमेंट वहीं हो जाता था। एंड माय शॉप वाज द रियल रिसोर्ट फॉर हस्बैंड्स कि चलो रानी के यहाँ कपड़े देंगे, क्योंकि टाइम से पहले मिलता है और चेंज तक निकाल के रखती है। ये आदमी का इतना का पेमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट आपका बहुत शानदार था। शानदार रहा। और मेरे जितने भी कस्टमर्स थे बड़े क्रीम थे। ओके। तो 13 ईयर 13 साल वो चला आपका जी। फिर उसके बाद 2007 से 2016 तक। ओके। कितना टाइम हो गया? जो 2007 से 16 तक। हाँ तो अप्रोक्स वही 9 इयर्स हो गया। 9 इयर्स हो गया। 7-9 इयर्स हो मैंने गया। गलती बोल दी। कोई बात नहीं, ठीक है, 9 साल हो गया। हाँ। उसके बाद ये कोरोना आ गया। कोरोना में मैं 3 साल तो मॉल की दुकान का किराया भरती रही। लोगों जो कारीगर थे, मास्टर था, सबका अदा भी किया मैंने। फिर मुझसे संभव नहीं हो सका, तो आई क्लोज दैट बिकॉज मॉल की दुकान में वेंटिलेशन नहीं था। तो मैंने उसको वर्क नहीं हो पा रहा था। दिया। जैसे ही मैंने उसको बंद किया, उस दौरान ही मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अच्छा। बहुत थकान लगती थी, लगता था चिड़चिड़ाहट सा आ गया, लगता था आवाज़ बहुत श्रिल हो रही है। मैं आराम से भी बोल रही हूँ तो अगले को लगता था, मेरी कस्टमर्स बोलती थी, रानी यार तुम लड़ रही हो क्या? तो ये सब कुछ चेंजेस आने लग गए मेरे में। मुझे समझ ही नहीं आता था ऐसा क्यों हो रहा है। कारीगर्स को डांटने लग गए, अननेसेसरी। उन लोग भी बोलने लगा आप अननेसेसरी झंझट करते हो। तो अच्छा भाई, फिर मैं हॉस्पिटल की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया, सीढ़ी चढ़ने लगी तो बहुत हांफना होने लग गया। ये सारे जितने टोज थे पैरों के, हाथों के, यहाँ सब तरफ झंझनाहट, यहाँ के टिप्स में जितना टिप था सब में प्रॉब्लम आने लग गई। स्किन खराब हो गया मेरा बहुत ज़्यादा। उसके बाद चेहरे में मेरे इतने रिंकल्स थे जैसे 70 साल की लेडी। ओके। उस वक्त मेरा एज था 45.5। ओके। तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई, अपोलो। तो डॉक्टर ने 3-4 बीमारियां निकाला मेरे में। दैट वाज द वेरी सीरियस डिजीज वाज हार्ट डिजीज, रिवर्सिबल इस्चीमिया ऑफ हार्ट। सेकेंड B12 एकदम नहीं था। कैल्शियम इतना ज़ीरो था, इतना कम था कि डॉक्टर ने बोला ज़्यादा मत झुकना, तुम्हारा हड्डी के जो है ककड़ी की तरह टूट जाएगा। हीमोग्लोबिन 5 था। मैं एनीमिक थी, मतलब डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन पर मुझे एनीमिया ही लिखा था। एनीमिया की, हाँ, एनीमिया लिख दिया था। उसके बाद मेरा जो थायराइड लेवल था वो, मैं हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट बनी। अच्छा। और उसका लेवल बहुत हाई था। मतलब 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो कहाँ 9-10 पहुंच रहा था। अच्छा। तो उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, मेरे बाल झड़ गए थे, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। मतलब बहुत सारी बीमारियां बॉडी के अंदर आ गई थी। डॉक्टर ने दवाई लिख दिया, बोला 1 साल बाद हार्ट पेशेंट तो हो ही जाइएगा, हर महीने आइए, टेस्ट होंगे इसी तरह। 30-35 हज़ार का खर्चा हर महीने का था। तो भाई हमको लगा कि ऐसे 30-35 हज़ार का खर्चा कहाँ से लाएंगे। तो फिर मैं क्या की कि स्वामी जी को यूट्यूब में देखने लगी और मैंने सोचा कि मैं जो हूँ क्या कहते हैं, स्वामी जी को जब आप देखने लगे YouTube में देख करके, स्वामी रामदेव को, स्वामी रामदेव पतंजलि हेड, तो उनको देखने के बाद मैं 3:30 बजे से सुबह उठ करके प्राणायाम करने लगी। मतलब आपने कुछ उनकी वीडियोस देखी और उसके बाद फिर आप प्राणायाम आपने स्टार्ट किया। ओके। पैकेज बना लिया उसका, 7 प्राणायाम का पैकेज। कैसे कैसे? सबसे पहले तो आप भस्त्रिका करें, उसके बाद आप अनुलोम, जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है, मैं लो ब्लड प्रेशर की भी पेशेंट रही। लो ब्लड प्रेशर भी मेरा कितना था, 50-40 रहता था। मतलब डॉक्टर बोलता था कि आप चलती कैसे हैं, मैं कार भी उसी में ड्राइव कर लेती थी।
तो सबसे पहले भस्त्रिका करते थे, भस्त्रिका के बाद अग्निसार में नहीं करती थी क्योंकि मुझे दिक्कत होती थी। उसके बाद मैं अनुलोम विलोम किया करती थी। भस्त्रिका के बाद मैं कपालभाति, कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम के बाद मैं भ्रामरी, भ्रामरी के बाद उद्गीत जिसमें ओमकार का उच्चारण होता है, एंड आफ्टर दैट मेडिटेशन, दैट इज द ध्यान। ओके। इतना तो करना ही था। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आ रही थी, धीरे धीरे मेरी हियरिंग कम होती जा रही थी। अच्छा। हाँ। तो जो मेरे पास एक बजाने वाला है, उसको मैं, उसमें था ना 26 तक हाईएस्ट, मैं 22 तक सुनती थी तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता था कि ठीक है। दूसरे को लगता था कितना तेज बजाती है। जब मेरा 4 महीना के बाद ये सारा और आसन भी करने लग गए धीरे धीरे, तो शुरू के 1 महीना बहुत कष्ट हुआ। ना उतना देर बैठ पा रही थी, ना मुझसे बैठा ही नहीं जाता था, इतनी प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, हिम्मत नहीं हारी, और मैं करती ही चली गई। टाइम मतलब ड्यूरेशन आप बढ़ाती चले गई उसको? बढ़ाते चले गए, बैठती ही रही, मैं भागी नहीं इससे। और 3.5 महीने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने बोला कि आपको तो कुछ है ही नहीं, B12 हो गया 530, हीमोग्लोबिन हो गया 14, 5 से 500 से 530 हो गया। ओके। और हीमोग्लोबिन हो गया मेरा 14। उसके बाद मेरी कैल्शियम एकदम नॉर्मल। उसके बाद थायराइड एकदम पॉइंट में आ गई, 0.23 आ गया जी। उसके बाद मेरा हार्ट डिजीज, तो डॉक्टर बोले कि कहाँ गया, खोजो। हम बोले नहीं खोज पाइएगा, अब हम ठीक हो गया, तो आपके पास नहीं आने वाले, इसीलिए हम बताने आए। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो कितने घंटे आप योग करती थी? 3:30 बजे से 10 बजे तक। 3:30 से 10 बजे तक? हाँ। इतने टाइम? इतने टाइम, जिसमें मैं इस बीच लोगों ने बोला कि तुम दूसरे को सिखाओगी, तुम्हारी डिग्री क्या है। मतलब मैंने ये सबक सीखा कि नॉलेज विद डिग्री लोग मांगते हैं। सर्टिफिकेशन तो चाहिए। अगर डिग्री नहीं है, नॉलेज है, नो यूज। अगर नॉलेज है, अगर डिग्री है, नॉलेज नहीं है, तो नो यूज। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं डिग्री ले लेती हूँ। सबसे पहले मैंने पतंजलि का असिस्टेंट योगा टीचर ज्वाइन किया, वो डिग्री ली। उसके बाद मैंने MDNIY मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट से 2 डिग्रियां ली योग के ऊपर, दैट इज़ वैलिड फ्रॉम आयुष मंत्रालय। उसके बाद फिर मैंने YCB की एग्ज़ाम होती है इंडिया गवर्नमेंट की, एंड दैट एग्ज़ाम इज़ बिट डिफ़िकल्ट। और इसके लिए 11,000 की कोचिंग होती है जी। और मैंने लेवल 2 निकाला है। लेकिन मैंने कोई कोचिंग नहीं की जी जी। मैंने यूं ही बैठा और मुझे नहीं, आप तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी है, तो मेरा निकल गया। हाँ। और मेरा सब बहुत कम उम्र की लड़कियां आई थी प्रैक्टिकल देने, 25, 30, 28, और मैं I'm 50। तो मुझे लगा शायद मैं उतना मुड़ ना पाऊं। पता है 150 में मुझे 119 नंबर आए थे, आई गॉट द हाईएस्ट नंबर, क्योंकि 118 और 102 उसके बाद का नंबर था। और रिटन निकालना था। आपकी तो क्वालिफिकेशन इतनी स्ट्रांग है, सारी चीजें, तो आपको तो बिल्कुल वो उतना क्वालिफिकेशन से आप बॉडी का लचीलापन नहीं ला सकते ना, वो प्रैक्टिस से ला सकते हैं। तो प्रैक्टिस भी की ना आपने? प्रैक्टिस भी किया था। तो जब मैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट में जाती थी योग करने, मैं पहले ही उसी क्लास में, मैंने तो जब देखा बच्चों को तो मुझे लगा कि सर मैं काफ़ी एल्डरली हूँ, मुझसे ऐसे योग नहीं होगा। तो बोले आप करिए ना। उसके बाद जब 3 महीने के बाद स्टार साधिका का अनाउंसमेंट हुआ, देन आई वाज सिलेक्टेड। उन्होंने बोला देख लो, इन्होंने कहा था कि ये 50 साल की हैं और इनका तो होगा नहीं, एंड सी व्हाट विल हैपन इन द एग्जाम। तो एवरीबॉडी क्लैप्ड फॉर मी कि आपको देख के जी बिल्कुल तालियां बजनी थी आपके लिए। तो इस तरह से फिर मैंने प्री एंड पोस्ट नेटल योग आश्रम पुणे जी, वहाँ से हमने प्रेग्नेंट लेडीज का योगा डिप्लोमा किया। ओके। इट वाज वेरी डिफिकल्ट कोर्स। कितने टाइम ड्यूरेशन का था वो? टाइम कितना उसका? वो तो सब साल भर 6 महीना, इससे कम का डिप्लोमा नहीं होता है। जी, जी, जी। उसकी जो टीचर थी केट, वो ऑस्ट्रेलियन थी। ओके।
तो वो अपना विदेशी इंस्टीट्यूट की तरह से करती थी, तो मैंने प्रेजेंटेशन भी पीएचडी लेवल का दिया था जी। अपना हाँ। कॉपी बना के आंसर शीट लिख करके। सो आई वाज द सिंगल पर्सन हु वाज अवार्डेड द डिग्री एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन। जी जी। बाकी सबको धीरे धीरे घर में पहुंचा, टाइम से पेपर सबमिट करना, मतलब ऑन द स्पॉट ही उन्होंने अवार्ड कर दिया कि हाँ, उसमें एक चीज बड़ा वो अनाउंसमेंट होता, उसके पहले मेरे मेल में आ गया, यू आर विद डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन बनी आपकी पूरी उसमें। विद डिस्टिंक्शन मुझे मिला। वहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी जो मैंने अपने टीचर को बताई थी कि सर ऐसा हुआ। पहले मुझे डॉक्टर नीता रानी के रूप में बताया गया, उसके बाद देन बोला गया रानी, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में बोला गया, पहले बोला नीता रानी, फिर बोला रानी, फिर बोला उन्होंने डॉक्टर नीता रानी। इन द फोर्थ वीक ही सेड डॉक्टर नीता रानी जी। हमने बोला ओह आई गॉट समथिंग टुडे अकॉर्डिंग टू माय एज, I deserve G with my knowledge, and if somebody is not paying that respect, then it's useless to be a good student like me. So it gives me so much motivation. तो आपका एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनालिटी, वो इसलिए वो जब काबिल थी आप तो उन्होंने जी बोला उस चीज़ के लिए। फिर जब मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि नो यू डिजर्व इट। जी जी बिल्कुल डिजर्व करती थी आप। तभी देखिए योग्यता जो है, योग्यता एक ऐसी चीज़ है कि वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष तो सामने है, और जब वो चीज़ दिखती है तो फिर उसका एक ऑरा अपने आप बनता चला जाता है। जी। जहाँ डेप्थ होती है ना वहीं ठहराव होता है, और जहाँ डेप्थ नहीं होती वहाँ तो चीज़ें बहुत लहर ना एकदम वेव्स उठती हैं इस तरीके से। जी। तो जिसके अंदर डेप्थ होगी वो बहुत शालीनता, बहुत सारी चीज़ें, और जब उसको लोग जानते हैं उसकी गहराई को तो फिर ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट करने लगते हैं। तो ये आपकी वहाँ डिप्लोमा आपने ले लिया, उसके बाद फिर आप लोग योगा में आप ट्रेनिंग देने लगी, कैसे क्या आपका सफ़र हाँ। कैसे चला? और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे 14 कंट्री की लेडीज थी। ओके। प्री एंड पोस्ट नेटल योगा में प्रेग्नेंट लेडी का, तो उसमें हम इंडियंस 4-5 लेडी थे जी। तो they were not paying attention to Indians। मतलब योगा पर जो फॉरेनर थे उनकी भी बड़ी एक पकड़ थी, और वो उसको सीखने यहाँ आए थे और उसका महत्व समझते थे। होल अटेंशन वाज विद देम, और उस चीज को ब्रेक करना और अपने आप को लेके उसमें घुसना, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस। जी जी बिल्कुल सही बात है, बहुत कठिन है। पहले तो लोग सोचते हैं ये लोग तो बुद्धू है, हम सोचते हैं योग हमारी है तुम कैसे ले लेगा। बहुत सारी बातें आती हैं जब आप कॉम्पिटिशन में जाते हो। तो आप अभी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, गिव एंड टेक है, अब एक दूसरे की सभ्यताएं हैं, संस्कृति है। अभी ये पैंट शर्ट ये सब चलिए आपने तो पहन रखा है, ये फिर भी इंडियन कल्चर है। हम लोग तो टोटली फॉरेनर ही तो है ये सारी चीज़ें, नहीं तो हमारे यहाँ तो धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा पहनते थे लोग। तो जहाँ की भी संस्कृति अच्छी हो, जो चीज़ें ठीक हो, उनको ले लेना चाहिए। अब हमारे देश की जो चीज़ें अच्छी हैं वो लेने आ गए। योग जो है वो पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर एक सुपर चीज़ है। आप ये बताइए कि आपने अपने आप को तो ठीक कर लिया, लेकिन मेजर किन किन लोगों को आपने योग सिखाने के बाद उनकी लाइफ में चेंजेस आए, कुछ एक्सपीरियंस आप बताएं। देखिए मैंने पतंजलि को ज्वाइन किया था, तो स्वामी जी का कहना था 1 घंटा सुबह का देश को दो जी, उसके बाद तुम इस योग से कमाओ भी। जी। कमाओगे नहीं तो बिल्कुल, क्या? बिल्कुल। लेकिन 1 घंटा योग का आप अपने देश को अवश्य दें, राष्ट्र निर्माण के लिए आप दें उस चीज को। जी। तो उनका ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है, हम कैसे भूल जाएं कहना। वो हमेशा हमें बताए पहले आप अपने परिवार को ठीक करते हो, परिवार ठीक होते के साथ आप समाज का निर्माण करने चलते हो, समाज का निर्माण होते ही आपके देश का निर्माण होने लगता है, और जैसे देश का निर्माण होता है आप वर्ल्ड का निर्माण कर जाते हो। भाई दायरा आपका जब दायरा बढ़ने लगता है, आपकी एक चीजें वाइब्रेशन फैलने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो
मैंने सोचा कि नीचे उतरते हैं, मैं तो रोज उतरती हूँ नीचे करने के लिए। मैंने लोगों को बोलना शुरू किया कि आइए ना योग करने, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगी, आइए। इसमें भी बुलाना पड़ता था, दे वर नॉट वेरी मच मोटिवेटेड। प्रॉब्लम तो यही है। हाँ, वो 2 दिन आए और भाग जाए। शुरू में दो लेडीज आई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 10 हुई। 10 लोग मेरे क्लास में रेगुलर आने लग गए जी। इट टुक 2 months, 2 महीना में 10 लोग कंटिन्यू किए। 3rd महीने में इट वॉज 25 हो गए। एंड आफ्टर दैट वन डे इट वॉज 60 स्टूडेंट्स। मेरे पास फोटो, सब अपने मेरे ही अपार्टमेंट के लोग नीचे उतर के दे वर वेटिंग बिफोर मी। हाँ, उनको जब रिजल्ट आने लगा, उनको फायदा होने लगा तो लोग आने लगे। जैसे सबसे पहला केस मैंने ठीक किया अर्थराइटिस वाला जी। उनके अर्थराइटिस का जो पेन था, पहले जो उठ बैठ नहीं सकती थी, अब खटाक से उठ जा रही थी, बैठ जा रही थी। मेरे पास सबकी छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग भी है, आई विल गिव यू। और अब तो सब्जी लाने भी वही जाते हैं अपने घर का। महिलाओं में एक ये जो आप अर्थराइटिस और दूसरा जो ये ब्रेन से रिलेटेड आप दूसरी माइग्रेन और इस तरीके की कई बीमारियां, माइग्रेन मैं एकदम आपको डंके की चोट पर कहती हूँ, बहुत हैवी माइग्रेन पेशेंट आप मुझे दे दीजिए, 3.5 महीने में उसका दवा बंद करा दोगे जी। अच्छा, और अभी लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी। जी, माइग्रेन के लिए देखिए, सुबह में उसको दालचीनी का पानी एक दिन और दूसरे दिन पुदीना का पानी एक दिन पीना ही होगा। ओके, ऑल्टरनेटिव पीजिए खौला करके, दालचीनी थोड़ा सा डाल दीजिए और उसको कप में डालिए 2 कप पानी में। जब वो 1 कप पानी रह जाए तो उसको छान लीजिए और खाली पेट मॉर्निंग में पी लीजिए। वैसे ही पुदीने के पत्ता का कर लीजिए, नेचुरल पुदीना, तो आप उसको 3-3.5 में। उसके बाद आसन, प्राणायाम, क्योंकि माइग्रेन का पेशेंट के साथ मोटापा भी जुड़ जाता है जी। उसके साथ पीसीओडी भी जुड़ जाता है। एक बीमारी 3 बीमारी ला रही होती है। दूसरा है ना, महिलाओं में नई जो लड़कियां हैं उनमें ये पीसीओडी और ये जो मासिक धर्म है उनसे बड़ी, किसी को ब्लीडिंग ज्यादा होती है, किसी को बहुत जल्दी ये जो समस्या है, ये कम उम्र की औरतों को नहीं, जो लेडीज मेनोपॉज में जा रही हैं, जिनका मासिक धर्म अब बंद होने वाला है जी, उनको तो जरूर ही करना चाहिए। उनको इतना आराम होगा कि सारा कष्ट जो मेनोपॉज के टाइम का होता है वो होगा ही नहीं जी। अच्छा, और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि ये मैंने क्योर किया हुआ है। तो क्या उसके लिए क्या है क्योर करने के लिए? सबसे पहला बात तो देखिए, हम बच्चा से ऊपर बढ़े, मेनोपॉज के लिए जो तो आजकल मैं देख रहा हूँ लेके 15 से 18, 20 साल, 22 साल की जो लड़कियां हैं, उन लोगों में सबसे पहले ये प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त आ गई है नए किस्म की पिछले 8 महीने के अंदर। क्या स्ट्रेस से है या क्या है? स्ट्रेस के बाद खान पान, डिप्रेशन वो स्ट्रेस का ही पार्ट हो गया। हाँ, जब स्ट्रेस आया वो ठीक टाइम पर हिट नहीं किया तो वो डिप्रेशन पर चला गया। डिप्रेशन के बाद अगर वो डिप्रेशन, माँ बाप नहीं मानता है ना कि मेरा बच्चा साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं अगर जा रहा है, तो डिप्रेशन के बाद वो चीज पैनिक अटैक के बाद तरह तरह का मेंटल प्रॉब्लम, ये 20 से 28 साल वालों में जड़, ये तो बहुत मैक्सिमम बड़े स्केल पर है, ये पता ही नहीं चल पाती है। कोरोना में ही बढ़ा है। कोरोना में भी वैसे भी किसी का जॉब नहीं है, किसी का बिजनेस सही नहीं है, कोई किसी की एजुकेशन ठीक नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, जो हम चाहते हैं, कोई घर से परेशान है, जो हम चाहते हैं, जब वो चीज हमारे साथ नहीं होती तो फिर हम डिप्रेशन में, हम तनाव में, फिर ये सारी चीजें मेंटली ये प्रॉब्लम्स है। और ये क्या है, ये पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। और इसको, और इस यंग जनरेशन को पकड़ के योग कराना जी बहुत कठिन है। They do not accept योग, they accept gym. Now you tell me, what is the difference between the gym and the yoga? Tell me. योगा, देखिए जिम का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ योगा ही है, उसका अल्टरनेट और कुछ है नहीं। जिम और योग में क्या डिफरेंस है? अच्छा, जिम और योग में क्या डिफरेंस है? जिम, योगा में क्या फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिम में फ्लेक्सिबिलिटी उस तरीके से नहीं आती। वहां तो पार्ट ऑफ सेटअप पर वो भी फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट है। बाइसेप्स ट्राइसेप्स आपके फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। हम आपको बताते हैं। जी आप बताएं कि आपको। योग में आपको रीढ़ की हड्डी का एक्सरसाइज मिलता है, जबकि
जिम में आपको रीढ़ की हड्डी का एक्सरसाइज नहीं मिलता, चाहे आप कुछ भी कर लें। सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो रीढ़ की हड्डी का ही तो सारा चीज है। सारा चीज तो रीढ़ की हड्डी का अगर आपका एक्सरसाइज नहीं हुआ तो इट्स यूजलेस। जी, I confirmly tell you that it is useless to throw money there and do it free of cost here and get the full benefit. मेन तो रीढ़ ही है ना, रीढ़ ही है, और रीढ़ पर ही अगर वर्क नहीं होगा तो फिर मतलब नहीं है। हाँ, तो ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरी क्लासेस में, एक लेडी थी जिसका बहुत वेट बढ़ रहा था और उसको बहुत इंसोम्निया था, रात में नींद नहीं आती थी और जिस करवट सोती थी वही करवट उसका सुन्न हो जाता था। ये क्या है जो कुछ लोग नींद में चलने लगते हैं? नहीं, वो तो खैर एक अलग तरीके अच्छा, की मानसिक बीमारी है। अच्छा, दैट इज अ डिजीज। तो उसका भी कुछ योग में? नहीं, वो तो मैंने नहीं सुना है। अच्छा, हाँ, लेकिन नींद ना आने की डिजीज वो सब ठीक। हाँ, वो उसके बाद मेरे पास प्रेग्नेंट लेडीज का जो डॉक्टर सिजेरियन सोच रही थी उसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ। अच्छा, वो कैसे? प्रेग्नेंट लेडीज का जैसे सूर्य नमस्कार होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा, उसके योगास डिफरेंट होते हैं। अब जो हम लोग नॉर्मल बटरफ्लाई करते हैं वो लोग वो नॉर्मल बटरफ्लाई नहीं करती हैं। मैं कराती हूँ उन लोगों को, तो वो क्लास भी मेरी अच्छी चली थी। एंड आई गॉट वेरी हैप्पी कि मेरी 3 क्लाइंट में से 2 की नॉर्मल डिलीवरी हुई और एक पोस्ट नेटल की थी, उसकी डिलीवरी हो चुकी थी। तो 6 महीने हो गए थे और उसका जहाँ स्टिच पड़ा हुआ था वो स्टिच फट रहा था। अच्छा, बहुत कोमल था। बोलती थी कि बच्चा यहाँ पैर रख देता है तो बहुत पेन हो जाता है, लगता है वो खुल जाएगा। 1.5 महीने के योग में अब उसका बेटा उसके पेट पर कूद रहा था। कितना स्ट्रॉन्ग मसल कर दिया, मसल्स कर दिया। हाँ। अच्छा, योग जिनको निंद्रा नहीं आती है भी, क्योंकि नींद की बड़ी प्रॉब्लम्स है। हाँ। लोग ना नींद की गोलियां ले रहे हैं और तरह तरह के। इसके लिए प्राणायाम रात में खाना खाने के बाद अनुलोम विलोम। तो कितने टाइम बाद खाने के? आधा घंटा बाद कर लो। क्योंकि देखिए, जो चीज पेट से ऊपर का है उसमें भूखे रहने का दरकार नहीं है। ओके। जो पेट जिसमें इन्वॉल्व होने लगेगा, जैसे कपालभाति, तो वो नहीं करना। तो अनुलोम विलोम हमारा गर्दन से ऊपर, भ्रामरी हमारा गर्दन से ऊपर, ओम चैंट हमारा गर्दन से ऊपर, और हमारा जो ध्यान एंड मेडिटेशन है वो गर्दन से ऊपर है। तो कितने टाइम इसको कर रहे हैं? देखिए, मिनिमम तो 10-10 साइकिल तो कर लीजिए। जी जी जी, है ना। मिनिमम 10 साइकिल कीजिए। जब ये आदत बन जाए तो और बढ़ा दीजिए, फिर और बढ़ा दीजिए। मतलब 10 बार जो है, तीनों चीजें हैं, भ्रामरी और आपका अनुलोम विलोम और आपका प्राणायाम तो अनुलोम विलोम को ही बोलते हैं ना। प्राणायाम सारा सेट आ रहा है। अच्छा, पूरा सेट आता है उसमें। तो अनुलोम विलोम हो गया आपका, और भ्रामरी और ओम जाप हो गया, और आपका ध्यान हो गया। हाँ, तो देखिए, अब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे लोग अनुलोम विलोम कर तो रहे हैं। मेरी क्लास में सबसे पहले हम बताते हैं अनुलोम विलोम आप क्यों करोगे। जब तक आप जानोगे नहीं, you will not get motivation why I will do. You will come into the class, you will do the Anulom Vilom, and you will go, and you will never sit all alone in your home for doing. हाँ, नहीं, बिना इंफॉर्मेशन के तो आप उसका। तो उसमें क्या है ना कि जब हम लेफ्ट नाक से सांस लेते हैं तो हमारा, देखिए, राइट साइड हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लेफ्ट साइड हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जी। हमारे नर्वस सिस्टम 3 तरह के होते हैं, है ना। एक सेंट्रल नर्वस, ये हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जी जी। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। पहला हो गया आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज द राइट साइड, एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज द लेफ्ट साइड। व्हेन यू इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, द right side of the brain get activated, means sympathetic nervous system is get activated. What does sympathetic nervous system means? Sympathetic nervous system is the fight and flight mode. जी। फाइट एंड फ्लाइट मोड में आप क्या क्या काम करते हो? अरे मैं तो फलाना चीज कर जाऊंगा, वीरत्व की भावना, झगड़ा कर
युद्ध कर जाने की भावना, बहुत ज़्यादा खुशी होने की भावना, उत्साह, उमंग जिसको कहते हैं, जी, जी, ये सब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आ रहा है। और ईश्वर ने हमारा एक ही कोई सिस्टम एक बार में ऑन करते हैं, इधर फाइट एंड फ्लाइट मोड, और जब हम यहाँ से करके यहाँ राइट साइड से निकालते हैं श्वास और फिर राइट साइड से भरते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है। कैसे? ये जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन यहाँ के ब्रेन सेल को हिट करता है, तो वो सिस्टम ऑन हो जाता है। सब चीज तो ऑक्सीजन का ही कमाल है। तो ये सिस्टम क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट इज रेस्ट एंड रिलीज मोड। जैसे आज तो संडे है, हम तो आराम करेंगे भाई, खाना बगल में रख दो, तंग नहीं करना, मूवी देखनी है, ये रेस्ट एंड रिलीज। ऑक्सीजन से वो सारी चीजें तो रिलैक्स में आ जाती है, रिलैक्स में आ रहा है। ऑक्सीजन से इधर फाइट एंड फ्लाइट मोड है और इधर साइड के ऑक्सीजन से रेस्ट एंड रिलीज मोड है। तो भगवान क्या करते हैं, एक बार में एक ही सिस्टम ऑन किए हुए हैं। इसलिए आप कभी कभी देखिएगा जो नॉन योगिक आदमी है वो या तो हड़बड़ाया हुआ, बड़ा एंग्जाइटी, वरीडनेस, घबराया हुआ, जल्दी जल्दी बोलना और हल्ला हल्ला करना, मीन्स लाउड इस पर बोलना, मतलब उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बुरी तरह ऑन है, इसको डाउन करो बाबा। हम समझ जाते हैं इसको डाउन करने मांग रहा है। कुछ लोग डल ही बैठा हुआ, हाँ करेंगे, इस तरह का, वो हमेशा रेस्ट एंड रिलीज मोड पर है। तो अच्छा, अभी आप मैम ये बताइए, ये तो चलिए ठीक है, तो योग उसको बैलेंस करके दोनों को ऑन कर देता है। तो जब दोनों मिलते हैं ना, तो वो पर्सनैलिटी जब बात करती है तो वो बैलेंस, बड़ी बैलेंस होकर बात करती है, वो बैलेंसिंग पावर, ऊंचापन नहीं होता है वो। तो ये योग से आता है। और जैसे आपका अनुलोम विलोम ठीक होगा ना, यहाँ आपको नींद आएगी जी। अच्छा, भ्रामरी करेंगे दर्शकों, जिनको नींद नहीं आ रही भाई, वो अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका आसन करिए, भ्रामरी कीजिए, ओम का आप जो है वो कीजिए। तो इन सब चीज़ों से आप करेंगे रेगुलर, 1 घंटा अगर करते हैं, सारा पूरा एक ये इनका पैटर्न है, तो आपको नींद की समस्या जो अनिद्रा की वो भी खत्म होगी। अच्छा, अभी आपके कौन कौन पेशेंट्स हैं अभी, किन किन को, या आप किन किन को अभी ट्रेनिंग दे रही हैं योगा की? अभी बॉम्बे के डॉक्टर्स हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। ओके। वो सब सुबह मेरे साथ जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, दे रिस्पेक्ट मी जस्ट लाइक एनीथिंग। मुझे तो लगता है बाप रे, इतना बड़ा आदमी मुझे इतना योग, मुझे इतना आदर दिलवा दिया। उन लोगों तक आपका जो ये योग है, अवेयरनेस, वो कैसे पहुंची? मतलब वो वर्ड टू माउथ, अच्छा। माउथ टू वर्ड, जैसे इन्होंने उसको बताया, उन्होंने उसको बताया, उन्होंने उनके रिलेटिव्स ने उसको बता दिया। एक डॉक्टर पकड़ा, बोला यार क्लास तो अच्छा है, तू भी आ जा। एक ने उसको बुलाया, एक ने उसको बुलाया, इस तरह से पूरा क्लास मतलब वो माउथ टू माउथ आपकी कैंपेनिंग हो गई। तो सभी जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो सब आपसे जो है योग सीख रहे हैं। योग सीख रहे हैं। एक सर्जन है, सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं झुक के ऑपरेशन करता हूँ, मेरे कमर, पीठ और यहाँ गले पर सर्वाइकल है, तो कितना देर झुके? हम बोले आप ठीक हो जाइएगा। इट टुक 1.5 month। उनका कमर का दर्द, उनका पीठ का दर्द एकदम दूर हो गया है। सर्वाइकल जो है वो अभी आधा फंसा हुआ है, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम नेक को बहुत धीरे धीरे ले जा रहे हैं। नेक को धीरे धीरे ले जा रहे हैं। दूसरे हैं डायबिटीज वाले, 400 डायबिटीज डॉक्टर हैं। हाँ, डायबिटीज की बड़ी प्रॉब्लम है उसका। उसके लिए क्या उसके लिए आसन है, मंडूक आसन करिए, योग मुद्रा मैं करके भी बता सकती हूँ। चलो कोई नहीं, वो तो आजकल देख लेंगे, वो आप नाम ही बता देंगी तो उसी से। बहुत सारे ऐसे ऐसे आसन हैं जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, वो भी कर ले। जैसे आप शशक आसन कर लीजिए, बाल आसन कर लीजिए। ये तो हमने बैठ के करने वाले बताए है ना। जब आप पेट, अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी जो ये मेजर जो जर्नली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे शुगर हो गई, अनिद्रा हो गई, वो तो खैर आपने बता दिया, और बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम है। इन सब का ना एक पर्टिकुलर आपको योगा जब आप करेंगे ना, तो वो पूरा हम बनाएंगे, और उसी को फिर पर्टिकुलर बीमारी टू बीमारी जो है कि भाई इस बीमारी में ये, इस बीमारी में ये, पूरा आधे 20 मिनट्स। जी 20 मिनट्स का मैं जैसे डायबिटीज का बताऊंगी, एक सेशन पूरा रखेंगे।
देंगे। सेशन दे देंगे। आप हाई बीपी बोलिए तो उसके लिए सूर्य नमस्कार नहीं, उसका 14 सेट का अलग आसन बता देंगे। जी, और जी। मेरे साथ जो करना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आज भी बोल रही हूँ। नहीं, योगा आप डे बिल्कुल के समाज और राष्ट्र के निर्माण में आप कर कार्य रहे हैं, कर रही हैं, ये बहुत ही शानदार आपका कार्य है। और अब आप ये बताइए, हमारे दर्शक और हमारे देश की जो जनता है, जो हर घर में बीमार हैं, हर घर में प्रॉब्लम है, उनका एक ही निवारण है, योग। आप, मैं तो खैर बोल ही रहा हूँ, लेकिन आप हमारे रेपुटेशन मीडिया टीम और अपनी तरफ से आप उनको एक रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई लोगों, योग कीजिए, योग ही सबका निवारण है। योग ही जीवन आप है। एक बार उनको मैसेज दे दीजिए योग पर। देखिए, योग से हम सर्वप्रथम मानसिक डेवलपमेंट अच्छा होता है, दूसरा शारीरिक डेवलपमेंट अच्छा होता है। मैं डेवलपमेंट अच्छा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कोई ना कोई विकार है हमारे शरीर में, कोई ना कोई विकार है हमारे मानसिक डेवलपमेंट में, सब लोगों का, तो वो ठीक हो जाता है। और जब ये दोनों ठीक हो जाते हैं तब हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्म से जुड़ने के लिए आपको पहले फिजिकल होना है स्वस्थ। पूछिए फिजिकल कैसे स्वस्थ? जब तक आप आसन में बैठिएगा नहीं, सुखासन में या पद्मासन में, स्पिरिचुअलिज्म का ध्यान करेंगे कैसे? तो पहले आपको फिजिकल एक्सरसाइज में अपना बैठने का तरीका सीखना होगा, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी होगी। इतना करने के बाद आप फिर मानसिक इसमें प्राणायाम करेंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। और जैसे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आपका कनेक्शन गॉड से होगा, क्योंकि भगवान ने हमें स्वस्थ धरती पर भेजा था और हम अस्वस्थ होकर उन्हें याद करेंगे तो क्या हमारे माँ बाप हमें अस्वस्थ देख के कभी खुश होते हैं? नहीं। तो परम पिता परमेश्वर हमारे पिता हैं, उन्हें लगता है हमारा बच्चा बड़ा अस्वस्थ होके आया है, कोई स्वस्थ होकर के उनको याद कर रहा है ओम, तो लगता है कि अरे कनेक्शन तो बन गया। एक बार इस आनंद के सागर में आके देखो, दुनिया की हर चीज मिथ्या है, हर रिश्ता मिथ्या है, सिवाय एक चीज के जो पूर्ण सत्य है वह है ओम। और जो सिर्फ ओम बोलता है, समझ जाइए ओम में क्या नहीं है। डिप्रेशन तो दूर होगा ही। अ, उ और म मिलकर ओम बनता है। जब आप अ लंबा बोलते हो अकार का स्पेलिंग होता है, जब आप उ लंबा बोलते हो तो उकार होता है, और जब आप म लंबा बोलते हो तो मकार होता है। तो अकार एकाकी की ओर ले जाता है, डिप्रेशन वाले अकार ना करें। जब उकार होता है तो आप सामाजिक रूप से जुड़ते हो, तो जरूर आपको गृहस्थ आश्रम समाज सबसे जुड़े रहना है, आप उकार का करें। और जिनको आध्यात्म की ओर जाना है वो मकार करें। और मकार जब आप बोलते हो तो आध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म की ओर जुड़ जाते हो। लेकिन करना शुरू में तो आपको तीनों ही है। जब ओम बोलते हो, अ, उ और म, अकेलापन, सामाजिक जुड़ाव और स्पिरिचुअलिज्म, तीनों से वो इकट्ठा जोड़ देता है। नाभि आपका जहाँ पर है मणिपुर चक्र, वहाँ से ये सोलर प्लेक्सस से उठता है, यहाँ पर उ और माँ सहस्रार तक चला आता है। तो आपको इस तरह से उसका जागरण करना है। खाली आप बोलते रहिए ना, आपको कुछ नहीं समझ आता ओम, बस आप ओम बोलिए ना, तभी हमें योग में सिखाया जाता है नमस्ते हाय हेलो नहीं, ओम। आपने ओम बोला, वाइब्रेशन हो गया, आपको फायदा पहुंच गया। दोस्तों, डॉक्टर मैडम जो हमारी योग की इंस्ट्रक्टर हैं, इनका कहना सिर्फ एक ही है कि करें योग और रहें निरोग। योग ही है जो आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि बॉडी अगर आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप अध्यात्म में मेडिटेशन में नहीं जा सकते। अगर मेडिटेशन में आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो योग ही आपको करना होगा। और योग में इतनी ताकत है कि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी वो ख़त्म कर सकता है।
लेकिन उसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, अपनी जीवन शैली सही करनी होगी, खान पान सुधारना होगा। तो दोस्तों, आज योग दिवस के मौके पर डॉक्टर नीता जो योगा की इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने अपने जीवन और योग दर्शन के बारे में आपको और हमको बताया। मुझे आशा है कि आप उनकी कही हुई बात पर ध्यान देंगे और अपने जीवन में उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उनका फ़ायदा लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को दिखाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि समाज के जो लोग हैं, हमारे घर की जो गृहिणियां हैं, जो घर में लेडीज़ हैं, वो सब कुछ छोड़ के काम में लगी रहती हैं। उनको किसी अपनी बॉडी का, अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं है। पहले शरीर, उसके बाद काम। अगर आप अपने शरीर को सही रखेंगे तो काम भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए योग पर ध्यान दें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, आप देखते रहिए रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार और नमस्कार। और मैडम ने बड़ा अच्छा संवाद किया, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, तो उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार कि आप लोग इतना वक्त निकाल कर आए। जी बिल्कुल, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने और हमें इस काबिल समझा कि आज हम योग दिवस के ऊपर काबिल समझा नहीं, आप काबिल हैं ऑलरेडी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, नमस्कार दोस्तों।